हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी के द 10 क्वेश्चन शो में क्वेश्चन नंबर 371 से लेकर के आगे का क्वेश्चन। और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से बस इतना ही होगा कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकते हैं, या किसी चैप्टर से जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेंस की तैयारी कर लेते हैं और मेंस बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन पीटी ही उनका नहीं होता है। तो पीटी कम से कम निकालने का, यानी प्रीलिम्स निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर चैप्टर पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए फिलहाल बिना कोई समय गंवाए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 371 होगा, पहला क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 125 of CRPC, provisions for maintenance of wife, children and parents is made. In the state of MP यानी मध्य प्रदेश, who else can claim maintenance under this section? बड़ा क्लियर क्वेश्चन है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बारे में प्रोविजन दिया गया है। एमपी स्टेट के अंदर यानी एमपी राज्य के अंदर वो कौन से अलग लोग हैं और कौन से लोग हैं जो कि यहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि ये 26 नवंबर 2004 के आसपास ये अमेंडमेंट आया था और इसमें ग्रैंड पेरेंट्स को ऐड कर दिया गया था। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अमेंडमेंट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर है। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दिस इज द अमेंडमेंट पार्ट। जो यहाँ पर अमेंडेड पार्ट है वो ये है ग्रैंड पेरेंट्स, तो इसलिए यहाँ पर सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के ऊपर अप्लीकेबल होगा, या मध्य प्रदेश में जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से फ्रेंड्स कि इसमें आपको हर एक स्टेट का कोई क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलने वाला है। और किसी भी स्टेट का किसी भी एग्जाम का हो सकता है, अपने को सिर्फ सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से ना छूटे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज, कोई मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर फिक्स नहीं की गई है, तो इसका आंसर होगा नो फिक्स्ड अमाउंट, द आंसर इज टी। ओके, नाउ नेक्स्ट। मैक्सिमम अमाउंट तो कौन फिक्स करेगा? जो भी अमाउंट फिक्स करने का पार्ट है वो तो मजिस्ट्रेट साहब फिक्स करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the provisions of Section 125, subsection 4 CRPC, who of the following cannot claim maintenance for from her husband? सो सेक्शन 125(4) यानी सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 सीआरपीसी के अंदर वो कौन से लोग हैं जो कि मेंटेनेंस, यानी कौन सी वाइफ है जो कि मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है? वाइफ हरसेल्फ अर्निंग मनी। देखिए, वाइफ हरसेल्फ अर्निंग मनी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो शी कैन क्लेम। वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, दिस इज द राइट आंसर होना चाहिए। वाइफ हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड, एंड द लास्ट ऑप्शन इज वाइफ हु हैज ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। सो नाउ यहाँ पर जो सिंपल सही आंसर होगा वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट वाला ऑप्शन सही होगा। अगर पत्नी अपनी मर्जी से म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, उस केस में उसको मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट, आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 125, यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी, माइनर मींस अ पर्सन हु इज, माइनर का मतलब क्या होगा? वो पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से कम है, यानी जिसने अभी तक 18 साल की आयु पूरी नहीं की है, प्राप्त नहीं की है, वो पर्सन। अच्छा, ये हम लोग बहुत सिंपल बचपन से जानने लगे हैं कि 18 साल, लेकिन इसके लिए एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन मेजोरिटी एक्ट। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। इसके तहत यहाँ पर मेंशन होता है कि कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 18 साल तक नहीं है तो वो माइनर कंसीडर होगा। नाउ नेक्स्ट, फॉर द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी द डेफिनेशन ऑफ वाइफ इंक्लूड्स, तो वाइफ का डेफिनेशन पूछ रहा है। डिवोर्स्ड वाइफ, तलाकशुदा पत्नी इंक्लूड होती है, हु इज नॉट रीमैरिड, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए ये। वाइफ लिविंग सेपरेटली विथ कंसेंट ऑफ हस्बैंड, इसको तो इंक्लूड नहीं किया जाता है।
तलाकशुदा पत्नी जिसने शादी कर ही ली तो अब तलाकशुदा पत्नी तो कुछ रही नहीं। वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री तो उसको वाइफ कहेंगे नहीं। सो यहाँ पर पहला आंसर होगा डिवोर्स्ड वाइफ हु इज नॉट रीमैरिड, द फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी द रेमेडी इज। तो जो रेमेडी होगी वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में रिवीजन का मामला बनेगा। तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे रिवीजन इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाइफ विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस, कब पत्नी किस कंडीशन में मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है? व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा और एक और चीज़ देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। ओके, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, ध्यान देना है। व्हेन शी इज लीडिंग अडल्टरस लाइफ, व्हेन शी इज इनकम टैक्स पेयर, व्हेन शी हैज गॉट डिवोर्स। तो क्या बोला जा रहा है कि कब वाइफ जो है इंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, किस कंडीशन में मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है? तो मेंटेनेंस कब क्लेम नहीं करेगी? तो मेंटेनेंस क्लेम कब नहीं करेगी? जब वो सेपरेटली रहेगी म्यूचुअल कंसेंट से, तब। इसमें यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो मैं मुझे लग रहा था पहले से, यहाँ पर नॉट जो है ना ये टाइपिकल एरर है। यहाँ पर होगा व्हेन वाइफ विल बी इंटाइटल्ड फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस। तो कब मेंटेनेंस मांग सकती है? तो वही मेंटेनेंस तब मांग सकती है जब उस कंडीशन में जब उसको डिवोर्स मिल चुका है तब। जब वो अपनी मर्जी से रहेगी तब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, जब वो एडल्टरस लाइफ में रहेगी तब भी नहीं मिलेगा, जब वो इनकम टैक्स पेयर है तो भी नहीं है। यहाँ पर इनकम टैक्स वाले तो खैर बात ही भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ये होगा डी नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पर ये टाइपिकल एरर की वजह से मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। व्हेन वाइफ विल बी इंटाइटल्ड फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट। इफ ए डिवोर्स्ड वुमन क्लेम्स मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, देन अगर कोई तलाकशुदा महिला है और वो मेंटेनेंस क्लेम करती है अपने हस्बैंड से, शी विल सक्सीड, शी विल सक्सीड इफ शी इज नॉट ए मुस्लिम। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि अगर वो मुस्लिम नहीं है तो सक्सीड करेगी। शी विल सक्सीड इवन शी इज ए मुस्लिम, मुस्लिम रहेगी तो भी सक्सीड कर जानी चाहिए। शी विल सक्सीड, शी विल नॉट सक्सीड एट ऑल, क्यों नहीं सक्सीड करेगी? बिल्कुल सक्सीड करेगी। द हस्बैंड इज नॉट बाउंड टू मेंटेन हर नाउ, तो मेंटेन तो करेगा ही हस्बैंड, नो डाउट मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा शी विल सक्सीड इवन इफ शी इज अ मुस्लिम। नेक्स्ट। In which of the following cases it was held that the amount awarded under Section 125 CRPC for maintenance was adjustable against the alimony amount awarded in matrimonial proceeding under Section 24 of the Hindu Marriage Act and was not to be given over and above the same? तो यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई है कि जो अमाउंट मिल गया है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर देखिए सेक्शन 24 के अंदर भी मामला है और यहाँ पर हमारा 125 के अंदर मामला है और यहाँ पर कुछ मिल चुका है अमाउंट, तो उसको क्या किया जाएगा? इस दोनों सेक्शन में कहा गया कि भाई इसको अवार्ड जो किया जाएगा उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी सेक्शन 24 में अगर कोई अमाउंट मिलता है और सेक्शन 125 में भी कोई अमाउंट अवार्ड होता है, तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो क्या कर दिया जाएगा? एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये नहीं कि दोनों जगह से यानी दोनों सेक्शन से उसको अमाउंट दिया जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये केस हुआ था सुदीप चौधरी वर्सेस राधा चौधरी के केस में। तो यहाँ पर आप देखिए सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सुदीप चौधरी वर्सेस राधा चौधरी। लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आज के सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सही है? सॉरी। तो सबसे पहला ऑप्शन है अ वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड, वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बिकॉज शी इज नॉट वाइफ। तो यहाँ पर है करेक्ट पूछ रहा है, तो वाइफ डिवोर्स्ड वाइफ, ए डिवोर्स्ड वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड, तो ये तो गलत है क्योंकि वाइफ के डेफिनेशन में डिवोर्स्ड वाइफ इंक्लूड हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है ए वाइफ कैन नॉट गेट मेंटेनेंस इफ शी हैज ऑब्टेन डिवोर्स, ये भी ऑप्शन गलत है। अगर कोई पत्नी तलाकशुदा है, उसको तलाक मिल चुका है तो मेंटेनेंस उसको मिलेगा क्योंकि डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। A wife cannot get maintenance under section 125 CRPC if she has been divorced. So यहाँ पर लिखा है वाइफ कैन नॉट गेट मेंटेनेंस। सो यहाँ पर मिलेगा, ये ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस मिलता है अंडर सेक्शन 125 इफ शी हैज बीन डिवोर्स। लास्ट ऑप्शन कहता है अ वाइफ कैन गेट मेंटेनेंस
इफ शी हैज ऑब्टेन डिवोर्स्ड और हैज बिन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों के थे आज के द 10 क्वेश्चन शो के ये 10 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने आज सॉल्व किए। चलिए फिर आज बात करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।